हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। यूपीएससी ईपीएफओ के लिए एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं हम लोग, और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। वो प्रीवियस ईयर पेपर जो यूपीएससी ईपीएफओ 2017 के अलावा इससे पहले जो और इसके बाद जो एग्ज़ाम हुए थे वो पेपर, जैसे कि 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का, उसमें आए हुए लेबर लॉ से क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 2018 में एक पेपर हुआ था लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, जो 33 पोस्ट पे एग्ज़ाम हुई थी। उस एग्ज़ाम में आए हुए लेबर लॉ के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम इस सीरीज़ में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्योंकि सोचने वाली बात है, अगर एक एक्ट है उस एक्ट से कैसे क्वेश्चन, कितने तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे बना के पूछ सकता है। ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। उस एक्ट से डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप इस सीरीज़ से एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ईपीएफओ में आने वाले हैं। क्योंकि ईपीएफओ का अगर पेपर आपने एनालाइज किया होगा तो उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होने के कारण काफ़ी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आए थे। अगर आपने उस पेपर को सिर्फ एनालाइज किया है तो आप अच्छे से जान नहीं पाए होंगे कि कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने फील्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, आपको लग रहा है कि ये आपके काम की है, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो दैट कि आप और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द एम्प्लॉयर, wages earned by a person shall be paid before the expiry of। कह रहा है कि एम्प्लॉय को निकालने के बाद उसका जो पेमेंट बचा हुआ है वो कितने दिन में पूरा करना है, कितने दिन में सारी की सारी पेमेंट को एम्प्लॉयर ने पूरा करना है। तो इसको आप ट्राई कीजिए। ऑप्शन ए 7th वर्किंग डे, ऑप्शन बी 10th वर्किंग डे, ऑप्शन सी लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, या ऑप्शन डी 2nd वर्किंग डे आफ्टर द डेट ऑफ सच टर्मिनेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2nd वर्किंग डे आफ्टर द डेट ऑफ सच टर्मिनेशन। अगर एम्प्लॉयर ने किसी पर्सन को, एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया है, तो जॉब से निकालने के 2 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को सारे बकाया को क्लियर करना पड़ेगा। सारे पेमेंट जो उसकी बची हुई है एम्प्लॉयर की, सारे पेमेंट को एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। ये अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 2 में इस चीज़ के बारे में दिया हुआ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन इन वन वेज पीरियड। इन वन वेज पीरियड की बात हो रही है। अगर वो वो पीरियड 1 मंथ का भी हो सकता है, 15 डेज़ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, पर डे का भी हो सकता है ना। तो जो वेज पीरियड है उसका एम्प्लॉयर कितने % फाइन लगा सकता है एम्प्लॉय पे, आप ट्राई कीजिए अपनी तरफ से। ऑप्शन ए 5%, 7%, 3% या 9%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3% ऑफ द वेज पेबल टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेज पीरियड। जितना भी वेज पीरियड में उसकी सैलरी आने वाली है या सैलरी जितनी भी बनती है, उसका 3% ही एम्प्लॉय फाइन इम्पोज कर सकता है एम्प्लॉयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड। यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है आपको। इन द वेज अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, कह रहा है कि जो हमारा वेज का डेफिनेशन है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में, उसमें से गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सी चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया। तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, एनी रिम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है कि पे करना है तो वो वेज में आ रहा है, क्या ये ऑप्शन है। या कोई अवार्ड, कोर्ट ने बोला है कि इतना फ़ाइन लगा है, इतना फ़ाइन एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा एज अ फाइन, वो पैसे। या कोई सेटलमेंट कर रही है 2 पार्टीज आपस में, 2 ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉय का ग्रुप,
तो ये जो रिम्यूनरेशन होगा, ये जो पैसा है, क्या वो वेज की डेफिनेशन में आता है? देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है एनी सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस इंटेल्ड बाय ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस, क्या जो कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस, अलग एक्सपेंसेस आ रही हैं ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या वो पैसा वेज की डेफिनेशन में आ रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है एनी रिम्यूनरेशन टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इन इज इंटाइटल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क और हॉलीडे और एनी लीव पीरियड। यहाँ पे कीवर्ड्स देखिए आपको पकड़ने होते हैं। अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है तो आपको सिर्फ कीवर्ड याद रखना है। कीवर्ड याद रखने से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कीवर्ड है ओवर टाइम, हॉलीडे और लीव पीरियड। क्या ओवर टाइम, हॉलीडेज या लीव विद वेजेस में जो पैसे मिलते हैं, क्या वो वेज की डेफिनेशन में आता है? ऑप्शन डी कह रहा है एनी सम टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इज इंटाइटल अंडर द एनी स्कीम फ्रेम्ड अंडर लॉ और टाइम बीइंग इन फोर्स। कह रहा है कोई ऐसी स्कीम जो चल रही है, जो इंडस्ट्री में, इस्टेब्लिशमेंट में, अगर उस स्कीम के लिए जो पैसा इशू हो रहा है, या तो वो गवर्नमेंट की तरफ से या तो एम्प्लॉयर की तरफ से, तो क्या वो वेज की डेफिनेशन में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपसे पूछा गया है वेज की डेफिनेशन में कौन सा नहीं आता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो भी डिफरे, जो भी स्पेशल एक्सपेंसेस की बात हो रही है ना, ये कीवर्ड है असल में। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो देखिए ये सारी चीज़ें जो डिस्कस कर रहे हैं, ये एक एक्ट है, कानून है, लॉ है। इसको घुमा के जनरली नहीं पूछ सकता यूपीएससी। जो भी कानून में लिखा गया, जो भी लॉ में लिखा गया, वो सारी स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट ही वो पुट करेगा एग्ज़ाम में, ऑप्शन में। तो आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको यहाँ पे देख के पता लग जाएगा कि जो डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंस की जो बात हो रही है, ये वेज के डेफिनेशन में नहीं आता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो ऑर्डर ऑफ कोर्ट है, ले विथ वेजेस, ओवर टाइम है, या कोई स्कीम चल रही है, तो ये सारी की सारी इन चीज़ों पे जो पैसा लग रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें वेज की डेफिनेशन में आती है अंडर दी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो और कौन सी चीज़ें जो इंक्लूड होती है, जो आती हैं वेज के डेफिनेशन में, तो वो क्या है? ऑर्डर ऑफ ओवर टाइम है, कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट है, इसके अलावा हॉलीडे है, लीव विथ वेजेस है, रिम्यूनरेशन है, या स्कीम्स है। ये सारी की सारी चीज़ें डेफिनेशन में आती है। तो क्या नहीं आती है ना? जैसे इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं आता है, जैसे हमने एक ऑप्शन तो हमें पता है कि स्पेशल एक्सपेंस नहीं आता है, तो क्या इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं? तो है। इसके अलावा बोनस नहीं आता है डेफिनेशन में, एचआरए नहीं आता है, कोई अगर मेडिकल असिस्टेंस मिल रही है तो वो पेमेंट भी डेफिनेशन में नहीं आता है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, ये भी नहीं आता है। कोई ट्रैवल अलाउंसेज है, वो भी नहीं आता है। इसके अलावा ग्रेचुइटी जो है, उसका पैसा भी वेज की डेफिनेशन में नहीं आता है अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ऑल द रियलाइजेशन बाय वे ऑफ फाइन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 शैल बी स्पेंट ओनली फॉर। कह रहा है कि जो फाइन से जो पैसा मिल रहा है ना इस्टेब्लिशमेंट को, वो पैसा किस चीज़ पे जाएगा, किस चीज़ पे खर्च किए जाएंगे? ऑप्शन ए है डेवलपमेंट ऑफ द फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट। क्या वो फैक्ट्री के डेवलपमेंट में खर्च होगा, या रिलीफ ऑपरेशन में खर्च होगा, या कम्युनिटी वेलफेयर में खर्च होगा, या सच पर्पसेस बेनिफिशियल टू द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट। ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सच पर्पसेस। जो बेनिफिशियल हो किसके लिए? जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए, जो फैक्ट्री में, इस्टेब्लिशमेंट में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर में ही पैसे आपको खर्च करने। ये था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथोराइज्ड डिडक्शन फ्रॉम वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। कह रहा है इन गिवन दिए ऑप्शन में से, स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ऑथोराइज्ड डिडक्शन नहीं है ना? अगर आपने पढ़ा हो तो कुछ ऑथोराइज्ड डिडक्शन होते हैं, कुछ अनऑथोराइज्ड डिडक्शन होते हैं एक्ट में, जिसके तहत एम्प्लॉयर पैसे डिडक्ट कर सकता है और पैसे डिडक्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। कौन सा ऑप्शन है जो अनऑथोराइज्ड डिडक्शन
नहीं, ऑथोराइज डिडक्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए है डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनी इंश्योरेंस स्कीम फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़। समझ गए आप? कह रहा है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, उस स्कीम के तहत जो डिडक्शन हो रहा है क्या वो ऑथराइज्ड नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस ऑफ गुड्स एक्सप्रेसिवली इंटरेस्टेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन फॉर कस्टडी एट्रीब्यूटेबल टू हिज निगलेक्ट। कह रहा है जो लॉस हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, अगर एम्प्लॉय ने कुछ डैमेज कर दिया है तो उसके डैमेज को पूरा करने के लिए जो डिडक्शन हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्या वो ऑथराइज नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयड पर्सन, है ना। जैसे जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं तो उनका जो इनकम टैक्स होता है वो डिडक्ट हो जाता है पहले ही, उनको अलग से डिडक्ट नहीं करवाना पड़ता। तो क्या जो इनकम टैक्स जो पे करना पड़ता है क्या ये एक ऑथराइज डिडक्शन नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर वेलफेयर फंड। वाह, अगर देखिए आपको लगा होगा क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ऑप्शन डी देख रहे हो तो ऑप्शन डी देख के आपको इजीली पता लग रहा है कि यही आंसर होने वाला है। क्योंकि कोई भी डिडक्शन एम्प्लॉयर के वेलफेयर के लिए क्यों करेगा, अगर करेगा तो ये तो फिर गलत है ना, ये तो ऑथराइज्ड हुआ ही नहीं। सोचने वाली बात है ना कि जो एम्प्लॉयर है उसकी सैलरी से कुछ पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर के वेलफेयर के लिए नहीं, तो ऑप्शन ही गलत है। तो हमारा राइट आंसर भी यही है। समझ गया? तो डिडक्शन ऑथराइज्ड कौन कौन से हैं? तो इनकम टैक्स, सही बात है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है और उसके यहाँ पे पैसे काटने पड़ेंगे या जुर्माना भरना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ की तरफ से, तो एम्प्लॉयर पैसे काट सकता है। या रिकवरी ऑफ लोन उसने लिया था एम्प्लॉय ने, तो उसकी रिकवरी के लिए अब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, अपने लोन के पैसे काट रहा है, वो भी ठीक है। हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए जो पैसे दिए थे एम्प्लॉयर ने, उसके यहाँ पे पैसे काट रहा है, तो वो भी ठीक है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन में, अगर जैसे कि एक पिछला लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि ट्रेड यूनियन में जो फीस होती है, जो ड्यूज़ बचा होता है, वो ड्यूज़ के लिए भी एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है सैलरी से। इसके अलावा अगर जैसे कोरोना के टाइम में आपने सुना होगा पीएम केयर फंड, है ना, सीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड, तो आप पता भी कर सकते हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, एम्प्लॉयज़ थे, है ना, उनकी सैलरी से कुछ पैसा कटने वाला था या शायद कटा था। जब लास्ट अक्टूबर नवंबर की बात है ये, जब कोरोना अपने पीक पे था, तो वो भी क्या था, एक ऑथोराइज डिडक्शन था। समझ गए होंगे आप कि पीएम मेडिकल फंड हो या पीएम नेशनल रिलीफ फंड हो, पीएम केयर्स फंड हो, इस तरह के फंड में जो एम्प्लॉय के पैसे कटते हैं वो भी ऑथराइज्ड ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइन इम्पोज्ड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रिकवरेबल ऑन। कह रहा है अगर कोई फाइन इम्पोज किया गया है तो फाइन किस बेसिस पे रिकवर करेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, वन टाइम बेसिस पे रिकवर किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मिनिमम वेज, यहाँ पे मिनिमम वेज स्टार्ट हो गया हमारा। मिनिमम वेज फिक्स्ड अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 इज डिटरमाइंड। तो ऑप्शन ए कह रहा है यहाँ पे कि बाय कंसिडरिंग द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू पे, कि हम किसी भी इंडस्ट्री में मिनिमम वेज किस रिस्पेक्ट में बनाएंगे, क्या इस रिस्पेक्ट में कि जितना पे कर सकता है एम्प्लॉयर उतना ले लो भाई, यही तुम्हारा मिनिमम वेज है। या ऑप्शन बी कह रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे, चाहे वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, एक मिनिमम वेज फिक्स है, वो पे करना ही पड़ेगा एम्प्लॉयर को। या ऑप्शन सी बाय कीपिंग इन व्यू द वेजेस बीइंग पेड बाय द फ्लोरिशिंग कंसर्न ऑफ द इंडस्ट्री इन द एरिया। कह रहा है या तो ये दिमाग में रखते हुए कि जो वेज है उस पर्टिकुलर एरिया में कैसा काम कर रहा है वो इंडस्ट्री, है ना, फ्लोरिश कर रहा है तो वेज देगा अच्छा से, नहीं कर रहा है तो नहीं देगा। या ऑप्शन डी बाय कीपिंग इन अ व्यू दैट वेजेस बीइंग पेड बाय द स्ट्रगलिंग कंसर्न ऑफ द इंडस्ट्री इन द एरिया, या इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, इंडस्ट्री के पास पैसे नहीं है, अब वेज मिनिमम वेज क्या करो, कम कर दो, अब पैसे कम दो, क्या इस तरीके से देना है। तो क्या डिटरमाइन करता है मिनिमम वेज एक्ट 1948?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कह रहा है आप भले ही आप पे कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है या नहीं है, अगर आपने एम्प्लॉय रखे हैं तो आपको वो मिनिमम वेज देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इंडस्ट्री अच्छा चले या ख़राब चले। ख़राब चले तो आप बंद कर दो, लेकिन आपको वो मिनिमम वेज जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, फ्लोर डिसाइड किया है, उतना देना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम वेज एक्ट 1948 वाज इनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग ऑफ क्या? बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 की डेफिनेशन से ही आया हुआ क्वेश्चन है। जब आप स्टार्ट करोगे तो पहला लाइन ही इसका ये आंसर है कि मिनिमम वेज जो एक्ट है वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए ही आया था, वो हर तरह के एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आया था, या वो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं आया था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए ही आया था वो, ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 के शेड्यूल के अंदर दिए हुए हैं। वो कौन सी है? वैसे तो 40+ है वो एम्प्लॉयमेंट, 40 से ज़्यादा ऐसे काम हैं जो कि मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इन ऑयल मिल, अगर कोई ऑयल मिल है तो वो उसमें जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में है। जैसे टबाकू मिल में है, राइस मिल में है, कॉफ़ी मिल में है, टी मिल में है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ है वो भी आते हैं इसमें, कोई माइका का वर्क कर रहा है उसमें भी है, कोई ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट का काम है वो भी आता है। इसके अलावा कोई लेदर है, कोई जिप्सम बना रहा है, कोई कॉपर बना रहा है, इस तरह की इंडस्ट्री में भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आती है। इसके अलावा सेरिकल्चर, रॉक माइनिंग, ये सब शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। ऐसे टोटल 41 एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, आपको सारा याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एज पर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 द रेट ऑफ मिनिमम वेज विच आर फाइनली नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट and unless such notification otherwise provides come into force after the expiry of which of the following period from the date of its issue। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट से कोई मिनिमम वेज नोटिफाई कर दिया है कि अब से इतना मिनिमम वेज होगा। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये कब इम्प्लीमेंट होगा, कितने इनमें से ऑप्शन में से कितने महीने बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ट्राई कीजिए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है 3 मंथ। देखिए, अगर नोटिफिकेशन में, उस ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन में कोई पर्टिकुलर डेट दी हुई है कि इस डेट से, इस मंथ के इस डेट से ये इम्प्लीमेंट होगा, तो उसी डेट से हो जाएगा। अगर डेट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ के पास, वर्कर्स के पास 3 मंथ है, एम्प्लॉयर के पास 3 मंथ है, 3 मंथ के बाद ये न्यू वेज रेट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रिव्यू द मिनिमम वेज रेट फिक्स्ड अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 शुड नॉट एक्सीड। कह रहा है कितने साल बाद मिनिमम वेज जो है वो रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद उसमें चेंजेस लाए जाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 ईयर्स। क्वेश्चन 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस इन द मिनिमम वेज एक्ट 1948। कह रहा है नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है मिनिमम वेज एक्ट में। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने अभी पिछली बार देखा, इसमें वेज का डेफिनेशन पूछ रहा है लेकिन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर यहाँ पे मिनिमम वेज। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, EPFO एग्जाम में। आपको ऐसे ही क्वेश्चन को तैयार करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल असिस्टेंस एंड अदर एमिनिटी। तो क्या ये इंक्लूड नहीं होते हैं? देखते हैं। एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड एंड प्रोविडेंट फंड। कह रहा है कि कोई भी एम्प्लॉयर ने पेड किया है पेंशन या प्रोविडेंट फंड, क्या वो इंक्लूड नहीं होगा वेज के अंदर? या थर्ड ऑप्शन एनी ट्रैवलिंग अलाउंसेस और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस जो है क्या वो वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर वेज की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों ही इंक्लूड नहीं होते हैं वेज की डेफिनेशन में अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948।
ठीक है। जनरली वेज का डेफिनेशन क्या है सेक्टर में? ऑल रिम्यूनरेशन इन टर्म ऑफ मनी, हर वो चीज़ जो पैसे से दिखाई जा सकती है वो वेज होता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। परंतु कुछ चीज़ें हैं जिसको हम ऐड नहीं करते। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो है हाउस अकोमोडेशन, सनलाइट, वाटर लाइट, मेडिकल असिस्टेंस, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए कोई पैसे दे रहे हैं या ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे रहे हैं, ठीक है। या कोई स्पेशल एक्सपेंस भी है, जैसा कि उस सेक्टर में देखा था हमने, पेमेंट ऑफ सेक्टर में देखा था, कोई स्पेशल एक्सपेंस है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। या कोई ग्रेचुइटी है तो ग्रेचुइटी भी वेजेस के डेफिनेशन में नहीं आता है। लगभग वो सारे सेम कंडीशन है जो पेमेंट ऑफ एक्ट 1936 में था, तो सेम डेफिनेशन है जनरली। आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को तैयार करने हैं, इसी तरीके से अपने एक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उनको इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ताकि आपको आइडिया लग गया होगा अब तो कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्योंकि ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे लेबर लॉ से, बहुत काफ़ी कम थे, और उस थोड़े से क्वेश्चन को देख के आप एक होलिस्टिक आइडिया नहीं लगा सकते। तो इसीलिए मैं ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लेके आऊँ। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।